हाय, मेरा नाम जाहिद खान। एचएस इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा सेफ्टी ऑफिसर का जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और उसका जवाब। सऊदी अरमको में इंटरव्यू जब होता है, सेफ्टी ऑफिसर से सवाल क्या किया जाता है और आपको जवाब क्या देना है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, आपको और डिटेल्स में इस वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करूंगा। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगा, तो मेरा वीडियो आखिरी तक देखिए। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारा मिल जाएगा इस वीडियो के जरिए। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने बहुत सारा टाइम लग गया मुझे सेकंड वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं निवॉश आईडी का प्रिपेयर हो रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने जितना भी वीडियो बनाऊंगा वो मेरा प्रैक्टिकली रहेगा, जो मैंने साइड से एक्सपीरियंस गेन किया हूँ उस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जो भी बंदे को रिक्वायरमेंट है, जो भी बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह वो भी जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कराऊंगा वो मेरा प्रैक्टिकली जो भी मैंने नॉलेज साइड से गेन किया हूँ तो वही नॉलेज मैंने आपसे शेयर करूंगा। चलो डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम सऊदी अरामको का अप्रूवल मिलता है, जो अप्रूवल में क्या फायदा होता है, अगर वो अप्रूवल मिलता है हम कौन सा कंट्री में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कोई अलग कंट्री में सऊदी अरब में अलग प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, वो डिटेल्स में पहले जानते हैं सऊदी अरामको क्या है। सऊदी अरामको दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। सऊदी अरामको खुद का एक दुनिया है और खुद की एक स्टैंडर्ड है। ना वो निवोश फॉलो करता है, ना वो आयुष फॉलो करता है, ओशा फॉलो करता है और खुद की स्टैंडर्ड है सीएसएम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल एंड जीआई जनरल इंस्ट्रक्शन। आपको जितना भी सारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइट में जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है सब आपको सीएसएम और जीआई रिलेटेड जितना भी स्टैंडर्ड है वो साइट पे भी सेम स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होता है। और मैंने बहुत सारा टॉपिक चूज किया हूँ, वो मैं सीएसएम और जीआई रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं शेयर करूंगा। आपको इंटरव्यू में उसी से ही क्वेश्चन आता है, उसी बेसिस से ही क्वेश्चन आता है। आपको इंशाल्लाह आपका फंडामेंटल अगर जो क्लियर रहेगा तो आप इंटरव्यू में पास कर लोगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो सऊदी अरब का अगर जब अप्रूवल मिलता है तो प्रोजेक्ट वाइज मिलता है। जैसा कि मैंने पहले क्रॉस कंट्रोल पाइपलाइन में काम किया, वहां पे मुझे अप्रूवल मिला तो मैंने उस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मैंने गैस प्लांट में आया, फिर से इंटरव्यू दिया, फिर से इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में फिर से मुझे अप्रूवल मिला गैस प्लांट के लिए। फिर मैं इस प्लांट छोड़ के अलग कोई प्लांट में अगर जाता हूँ जॉब के लिए तो फिर मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर मुझे इंटरव्यू का सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर जब इंटरव्यू में क्वालिफाई करता हूँ तो मुझे अप्रूवल मिले, अगर नहीं क्वालिफाई करता हूँ तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इस अप्रूवल का वैलिडिटी सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए होता है और इस आरामको के लिए ओनली ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आरामको का प्रोजेक्ट में अप्रूवल है आरामको का तुम किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। तो आरामको में अगर जब तुम काम करते हो तो एक ब्रांड हो जाता है कि तुमने आरामको एक स्टैंडर्ड कंपनी पे काम किया है, इसलिए कि ये दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इस कंपनी का सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत टॉप लेवल पे है। तो इसीलिए तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हो और सऊदी अरामको प्रोजेक्ट में काम कर लेते हो तो दुनिया में किसी भी कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको उनको आइडिया हो जाएगा तुमने एक स्टैंडर्ड कंपनी में काम किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और भी जो भी कंट्रैक्टिंग कंपनी का काम आरामको प्रोजेक्ट में रहता है वो कोई भी कंट्री के बंदे को हायर करती है तो उसने पहले पूछती है कि सऊदी अरामको का अप्रूवल है। अगर जब अप्रूवल रहता है तो वो बंदे को पहले हायर करती है कि उनको पता है कि वो बंदा ने सऊदी अरामको में प्रोजेक्ट में काम किया है और सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड में काम किया है, तो वो इंटरव्यू देगा तो इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। तो और बेसिकली बहुत सारे नए बंदे आते हैं जो आरामको का अप्रूवल नहीं मिला है, प्रिपेयर होता है, तो कंट्रैक्टिंग कंपनी उनको लेके आती है, हायर करती है। हायर करने के बाद में वो बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में फिर खुद इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के बाद में फिर आरामको में शेड्यूल करके उसको इंटरव्यू के लिए आरामको में भेजती है। तो ये था आरामको का अप्रूवल का प्रोसेस डिटेल था। पहले आरामको में अप्रूवल के लिए क्या होता है कि पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या सिनेरियो बेसिस कुछ रहेगा, पॉइंट आप उसको मेंशन करना है। तो आप अगर 85% या 80 मार्क्स रखते हैं तो फिर आपको शेड्यूल आएगा कि फेस टू फेस इंटरव्यू में। मैंने पहले वीडियो में मैंने बनाया था कि सऊदी अरामको में रिटन एग्जाम डिटेल्स या सेम प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में मेरा मकसद है कि फेस टू फेस इंटरव्यू कैसे होता है और उसका जवाब आपसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा और उसका जवाब। जब हम इंटरव्यू के लिए आते हैं तो हमारे पास में सीवी होना चाहिए और हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जब हम एंट्री करते हैं ऑफिस के अंदर में तब वो इंटरव्यू लेने वाला 2-3 बंदा हो सकता है, मैक्सिमम 4-5 बंदा भी हो सकते हैं। आपको बताएंगे और आपसे कोई एक बंदा भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन टेल मी अबाउट द योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेम क्वेश्चन जैसा कि इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको सेम पूछा जाएगा। आप अपना बताओगे, एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में डिटेल्स में बताओगे।
फिर एक नया बंदा भी कोई भी रहेगा तो आपसे पूछ सकता है कि जैसा कि सऊदी अरामको स्टैंडर्ड वगैरह में पूछ सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं मेन जो भी मेरा मुद्दा है कि आज का जो फेस टू फेस इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछते हैं देखिए व्हाट इज द बेसिक लाइफ सेविंग रूल्स ऑफ द सऊदी अरामको। सऊदी अरामको में बेसिक लाइफ सेविंग रूल्स क्या है? तो सऊदी अरामको में 8 बेसिक लाइफ सेविंग रूल्स है, हर किसी को याद होना चाहिए लाइफ सेविंग रूल्स। अगर इस लाइफ सेविंग रूल्स के खिलाफ में अगर कोई काम करता है या कोई बंदा पकड़ा जाता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर भी हो तो आपका कार ब्लॉक लिस्ट होगा, तुम सऊदी अरामको में कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते। सऊदी अरामको 8 बेसिक लाइफ सेविंग है। पहला लाइफ सेविंग है वर्क परमिट सिस्टम, सेकंड में है आइसोलेशन, थर्ड में है कंफाइंड स्पेस, फोर्थ में है फॉल प्रोटेक्शन, फिफ्थ में है रोड सेफ्टी, सिक्स्थ में है एक्सकैवेशन, 7 में है पीपी, 8 में डेंजरस जोन। ये है लाइफ सेविंग रूल्स ऑफ द सऊदी अरामको। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आपको 8 लाइफ सेविंग रूल्स आपको उनको बताना पड़ेगा। तो और बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं हाइट रिलेटेड, बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जैसा कि व्हाट इज हाइट वर्क। तो हाइट वर्क क्या है आपको बताना पड़ेगा। एनी वर्क वी आर वर्किंग अबव 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड वी कैन कंसीडर एज द हाइट वर्क। तो हाइट वर्क में काम करने के लिए बहुत सारा हमको टेम्पररी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि हमने स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग रिलेटेड, जैसे कि टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, हु इरेक्ट्स स्कैफोल्डिंग, व्हेन स्कैफोल्डिंग प्लान इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैग ऑन द स्कैफोल्डिंग, हु पुट द साइन ऑन द स्कैफोल्डिंग टैग। तो ये सब फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको उनसे आंसर दे सकते हो। तो मैंने जितना पॉइंट मैंने अभी बताया है वो मैं डिस्कस करता हूँ उसका आंसर कैसे देना है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज द टेम्पररी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग मैन एंड मटेरियल व्हाइल वर्किंग एट द हाइट, इट इज कॉल्ड एज द स्कैफोल्डिंग। कोई भी हम काम करते हैं हाइट पे तो हम मैन और मटेरियल के लिए एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है तो हम उसको स्कैफोल्डिंग में कंसीडर करते हैं। टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग में अगर जो पूछा गया है, स्कैफोल्डिंग बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। ट्यूब एंड कपलर टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है, अंडरहैंड स्कैफोल्डिंग है, मोबाइल स्कैफोल्डिंग है, कपलर टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है। इन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग कौन बना सकता है? हु इरेक्ट्स स्कैफोल्डिंग एज पर सऊदी अरामको सीएसएम। अगर आपका स्कैफोल्डिंग 12.2 मीटर से बिलो है, छोटा है, तो स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड बाय द क्वालिफाइड स्कैफोल्डर जो है स्कैफोल्डिंग इरेक्ट कर सकता है। अगर स्कैफोल्डिंग आपका 12.2 मीटर से एबव है तो स्कैफोल्डिंग इरेक्ट बाय द सऊदी अरामको अप्रूव कंट्रैक्टर, जो भी सऊदी अरामको का अप्रूवल कंट्रैक्टर हो स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट कर सकता है। स्कैफोल्डिंग का प्लान कब रिक्वायर्ड है? व्हेन स्कैफोल्डिंग प्लान इज रिक्वायर्ड। अगर स्कैफोल्डिंग 12.2 मीटर से एबव है तो स्कैफोल्डिंग का प्लान रिक्वायर्ड है। वो प्लान को कौन रिव्यू करना चाहिए? प्रोपोनेंट और एलपीडी लॉस प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट जो है वो प्लान को रिव्यू करे। अगर स्कैफोल्डिंग 38 मीटर्स के एबव है तो एडिशनली रिव्यू बाय द कंसल्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट, जो सऊदी अरामको का कंसल्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट है वो स्कैफोल्डिंग को रिव्यू करेगा। एलपीडी और प्रोपोनेंट भी रिव्यू करेंगे उस स्कैफोल्डिंग के प्लान को। तो स्कैफोल्डिंग में कितने टाइप का टैग होता है पहले हम जानेंगे। स्कैफोल्डिंग में 3 टाइप का टैग है, एक है रेड टैग है, येलो टैग है और एक ग्रीन टैग है। तो रेड टैग क्या है? अगर जब स्कैफोल्डिंग में रेड टैग लगे ओनली स्कैफोल्डर चढ़ के उस पर काम कर सकता है, इरेक्शन वगैरह कर सकता है। और स्कैफोल्डिंग में अगर जब येलो टैग है तो येलो टैग का मीन होता है कि स्कैफोल्डिंग फुल्ली कंप्लीट नहीं है तो 100% टाई ऑफ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस स्कैफोल्डिंग में ग्रीन टैग है, ग्रीन टैग का मीन है कि स्कैफोल्डिंग में रेलिंग प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज ओके, तो हमको उस स्कैफोल्डिंग में सेफ्टी हार्नेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे बंदे का कंफ्यूजन है, इसके स्कैफोल्डिंग है, ग्रीन टैग है तो बेल्ट की सजेशन बहुत लोग देते हैं। इसलिए बेल्ट की सजेशन देते हैं कि बंदा कोई एज में काम करता है तो गिरने के चांसेस होते हैं, रेलिंग के एज में काम करता है तब हमको 100% रिक्वायरमेंट है कि बेल्ट को सजेस्ट करते हैं कि बेल्ट पहन के काम करना अगर एज में काम करता है। तो ये था स्कैफोल्डिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और स्कैफोल्डिंग का जो टैग होता है उस पर कौन साइन करना चाहिए? अगर जब टैग है स्कैफोल्डिंग का आज पर सीएसएम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल सऊदी अरामको का, अगर जब 6 मीटर से अगर स्कैफोल्डिंग छोटा है तो टैग साइन बाय द सुपरवाइजर, अगर 6 मीटर से बड़ा है सुपरवाइजर और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर दोनों का साइन होना चाहिए वो स्कैफोल्डिंग टैग पे। तो ये था स्कैफोल्डिंग रिलेटेड। और भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर जो प्लेटफॉर्म से स्कैफोल्डिंग का टॉप रेल्स का हाइट कितना होना चाहिए? 0.95 से 1 फुट 15 मीटर्स होना चाहिए। और उसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी कितना होना चाहिए? रेलिंग का 90 केजी होना चाहिए। और टॉय गार्ड जो है टॉय गार्ड का स्ट्रेंथ कैपेसिटी 23 केजी का होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो आपको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए
कि आप उनको बता सकते हो कि आपको फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। आज पर जितना भी स्टैंडर्ड आपको बताना है तो वो CSM और GI से होना चाहिए। जैसे स्कैफोल्डिंग का GI 8.001 सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर स्कैफोल्डिंग, आपको डिटेल्स में पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वो GI से। तो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि हाई रिस्क एक्टिविटी, जैसा कि हम लिफ्टिंग एक्टिविटी करते हैं। लिफ्टिंग एक्टिविटी में बहुत सारा खतरा होने का चांसेस है। हम ज्यादा करके क्रेन यूज करते हैं और वेट स्लिंग, रिसाइकल, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स यूज कर सकते हैं। वो टूटने का चांसेस होता है, क्रेन ओवरटर्निंग होने का चांसेस होता है। इसलिए सऊदी अरामको में अगर जब लिफ्टिंग वगैरह किया जाता है उसका कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके लिफ्टिंग करना है। तो लिफ्टिंग के दौरान में हमें जो भी ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, वो सऊदी अरामको का अप्रूवल होना चाहिए और रिगर जो है वो सऊदी अरामको अप्रूवल होना चाहिए। रिगर को सऊदी अरामको में 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1, 2, 3। लेवल 3 जो है उसका कैपेसिटी है 10 टन के जितना बिलो लोड है तो लेवल 3 वो लिफ्टिंग करा सकता है। लेवल 2 का कैपेसिटी है जितना भी लिफ्टिंग 40 टन से बिलो है तो लेवल 2 ही करा सकता है। लेवल 1 जो होता है तो जितना भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है अबव 40 टन के अबव में जितना भी लोड है और क्रिटिकल लिफ्टिंग और क्रिटिकल प्लान लेवल 1 ही बनाएगा और वो लिफ्टिंग जितना भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है लेवल 1 ही करा सकता है। तो क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है, कोई भी हम लिफ्टिंग करते हैं नाइट के टाइम में तो हम उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसीडर करेंगे और मोर देन 40 टन के एबव में अगर जब कोई भी लिफ्टिंग लोड को लिफ्टिंग करते हैं तो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग में आएगा। अगर जब ट्रेन का पार्ट, कोई से भी पार्ट आता है प्रोसेस लाइन के नियर 10 मीटर डिस्टेंस पे कोई प्रोसेस पार्ट आता है, पाइपलाइन आता है, ट्रेन का कोई भी पार्ट विदिन 10 मीटर डिस्टेंस पे तो हम उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग में कंसीडर करेंगे। अगर जब कोई भी प्रोसेस पाइप के करीब में अगर 1 टन का भी अगर लोड हम लिफ्टिंग करते हैं तो उसके लिए लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए और उसके लिए रिगर 1 की रिक्वायरमेंट है तो ये होना चाहिए। और लिफ्टिंग के दौरान हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। सऊदी अरामको में क्रेन का इंस्पेक्शन 3 मंथ में एक बार होता है और अपना जितना भी टूल्स एंड टैकल्स होता है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 6 मंथ में एक बार होना चाहिए। और वेबसिलिन डिसाइकल के जितने भी सर्टिफिकेट है तो आपको वर्क लोकेशन में होना चाहिए और क्रेन का प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होना चाहिए। जो ऑपरेटर क्रेन को स्टार्ट करने से पहले लोड को मूवमेंट करने से पहले वो क्रेन को चेक करके वो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट साइन करना चाहिए। और क्रेन का स्विंग एरिया बैरिकेड होना चाहिए, हेड वेरिफिकेशन होना चाहिए और साइनेज बोर्ड वगैरह डिस्प्ले होना चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन उस पर एंट्री नहीं करना चाहिए। तो सिग्नल ओनली रिगर जो है वो एक रिगर जो है वो सिग्नल देना चाहिए, मल्टीपल रिगर अनऑथराइज्ड रिगर उसको सिग्नल नहीं दे सकता क्रेन ऑपरेटर को। तो ये था लिफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन। अगर जब आपको पूछा जाए और भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डॉक्यूमेंट यू हैव टू चेक ड्यूरिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटी। कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन उन्होंने ट्विस्ट करके पूछते हैं कि आज यू आर द सेफ्टी ऑफिसर, यू आर द सेफ्टी ऑफिसर डिप्लॉय वन लोकेशन वेयर इज लिफ्टिंग एक्टिविटी इज गोइंग, व्हाट डॉक्यूमेंट यू हैव टू इंश्योर दैट। तो फिर आपको क्या करना है, फिर डिटेल्स में बताना पड़ेगा। हमको चेक करना है, वर्क परमिट सिस्टम चेक करना है तो हमको फिर जितना टूल्स एंड टैकल्स है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चेक करना चाहिए, कॉम्पिटेंसी रिगर का चेक करना है और अपने को ऑपरेटर का अप्रूवल और सर्टिफिकेशन वो चेक करना है और क्रेन का जितना डॉक्यूमेंट है वो चेक करना है। क्या जो भी एक्टिविटी चल रहा है उसका GSA होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए और रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। तो ये डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए कि ये डिटेल्स आपको उनको बताना है कि ये डॉक्यूमेंट हमको चेक करना है। ऑलमोस्ट जितना मैंने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया हूँ ये अपना साइट पे हम लोग काम करते हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में रहता है तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए इंटरव्यूअर को, उनको भी पता चलना चाहिए कि बंदे को आइडिया है, बंदा साइट में इंडिविजुअली काम कर सकता है। यह हाइट वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, मैंने आपसे शेयर किया। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि एक्सकैवेशन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। एक्सकैवेशन में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सकैवेशंस, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स, व्हेन एक्सकैवेशन चेकलिस्ट इज रिक्वायर्ड, व्हेन एक्सकैवेशन प्लान इज रिक्वायर्ड। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो हमको फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो सेम चीजें हम आंसर दे सकते हैं अच्छे से। तो पहले जानेंगे कि एक्सकैवेशन है क्या है। एक्सकैवेशन क्या है, मार्किंग द लैंड एंड ओपन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एक्सकैवेशन। और सॉइल टाइप ऑफ सॉइल में हमारा स्टेबल रॉक है, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C टाइप ऑफ सॉइल है। क्लास A टाइप जो सॉइल है थोड़ा हार्ड रहता है, B उससे थोड़ा कम हार्ड रहता है, C टाइप ऑफ सॉइल है लूज सॉइल रहता है।
तो हम जब एक्सकैवेशन करते हैं तो एक्सकैवेशन के टाइम में बहुत सारा खतरा होने का चांस है। अगर जब हम ब्राउन फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारा अंडरग्राउंड यूटिलिटी है, सेंसिटिव केबल है और आपका प्रोसेस पाइपलाइन भी गया होगा। अगर जब हम एक्सकैवेशन मैकेनिकल और मैनुअल भी करेंगे तो डैमेज होने का चांसेस रहता है और खतरा बहुत ज्यादा है। तब हम एक्सकैवेशन करने से पहले प्री एक्सकैवेशन चेकलिस्ट हमारे पास में होना चाहिए और केबल डिटेक्टर होना चाहिए। केबल डिटेक्टर का काम है, अगर हम केबल डिटेक्ट करेंगे तो हमको कितना मीटर पे केबल है हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर जब 3 मीटर के अंदर में अगर जब केबल है तो हम मैकेनिकल एक्सकैवेशन नहीं कर सकते एज पर सीएसएम के हिसाब से। अगर जब एक्सकैवेशन हम कर रहे हैं तो एज पर सऊदी अरब स्टैंडर्ड कोई मेटल का भी चीज हम यूज नहीं कर सकते। अगर केबल अंडरग्राउंड केबल है, अगर आइडेंटिफाई किया गया है तो मेटल का जो है पिकाक्स और सावल वैसे मेटल का यूज नहीं करना है। बेसिकली हम लोग कौन सा यूज करते हैं कि फाइबर का फाइबर का साबुन हम यूज करते हैं और ब्रोंज का कभी पिकाक्स से यूज करते हैं। 30 सेंटीमीटर तक परमिशन अगर मिलता है तो उससे स्पार्क जनरेट नहीं होता है। तो ये था प्रोसीजर एक्सकैवेशन का टाइप ऑफ सॉइल्स का। अगर हम एक्सकैवेशन करते हैं तो स्लोपिंग कितना होना चाहिए। एक्सकैवेशन करते वक्त बंदे क्या है नीचे रहते हैं, स्लोप सॉइल क्या होता है धंस जाता है और बंदे नीचे रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमको प्रॉपर्ली स्लोपिंग करना है। स्लोपिंग करेंगे तो एक्सकैवेशन धंसने का चांसेस नहीं है। जैसे अगर जो स्टेबल रॉक है, अगर हार्ड रॉक है तो हम 90 डिग्री में अगर जब एक्सकैवेशन करेंगे तो वो धंसने का चांसेस नहीं है। तो अगर जब क्लास ए टाइप ऑफ सॉइल है तो हम अगर 1 मीटर डिप करते हैं तो हमको स्लोपिंग हमारा रहना चाहिए 0.75 मीटर का होना चाहिए। 0.75 मींस 53 डिग्री एंगल में हमको एक्सकैवेशन करना है। 1 मीटर हमने गड्ढा किया तो 53 डिग्री एंगल में हमको स्लोप करना है। 0.75 डिग्री एंगल पे 5 मीटर पे हमको स्लोप चाहिए। तो ये था क्लास ए सॉइल के लिए। क्लास बी टाइप ऑफ सॉइल में क्या है, अगर जो हम 1 मीटर का गड्ढा करते हैं और हमको स्लोपिंग 1 मीटर का होना चाहिए, ये था अपना 45 डिग्री का स्लोपिंग होना चाहिए। ये क्लास बी टाइप ऑफ सॉइल में। तो सी टाइप का अगर जो सॉइल है अब हम गड्ढा करते हैं, अगर 1 मीटर का गड्ढा करते हैं तो हमको स्लोपिंग 1.5 मीटर का होना चाहिए जो कि 34 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये था एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन का चेकलिस्ट का रिक्वायरमेंट है। प्री एक्सकैवेशन करने से पहले प्री एक्सकैवेशन का चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर एक्सकैवेशन 1.2 मीटर्स का डिप्थ है, स्ट्रेंच एक्सकैवेशन है, तो फिर हमको एक्सकैवेशन चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर जो 30 सेंटीमीटर के अंदर में अगर जो कोई प्रोसेस पाइपलाइन यूटिलिटी गया है तो हमको एक्सकैवेशन चेकलिस्ट की साइन रिक्वायरमेंट है, एक्सकैवेशन चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर एक्सकैवेशन 1.2 मीटर से डिप्थ है तो हमको कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और कन्फाइंड स्पेस का परमिट चाहिए। तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट अगर जब कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करेंगे तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट होना चाहिए, फिर कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर होना चाहिए जैसा कि स्टैंड बाय मैन होना चाहिए और उसके साथ में आपका कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंस सुपरवाइजर होना चाहिए और लेटरल डिस्टेंस अगर जो स्ट्रेंच एक्सकैवेशन है 7.5 मीटर पे हमको लैडर एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए। तो ये डिटेल्स था आपका एक्सकैवेशन में और उसके बाद कन्फाइंड में गैस टेस्ट होना चाहिए। तो ये सब डिटेल्स अगर जो इंटरव्यूअर पूछता है तो हमको डिटेलली एक्सप्लेन करना है उनको। तो अगर हमारे पास ना फंडामेंटल क्लियर है, मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ ये मेरे साइट रिलेटेड जो भी मेरा नॉलेज गेन किया साइट से वो प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ और आपको उससे ज्यादा नॉलेज भी आपको प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ोगे, अगर सीएसएम पढ़ोगे एग्जैक्टली टेक्निकली नॉलेज आपको भी आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि गैस टेस्ट के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। मेरे पास में बहुत सारा इक्विपमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मेरे साइट में क्या क्या यूज करता हूँ, वो प्रैक्टिकली मैं आपसे अभी दिखाऊंगा कुछ देर में। तो जैसा कि हम इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सऊदी अरमको में वर्क परमिट सिस्टम क्या है, कितना टाइप का परमिट है। तो सऊदी अरमको में 4 टाइप का परमिट है। एक है हॉट वर्क है, एक कोल्ड वर्क है, एक कन्फाइंड स्पेस है, इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकिंग है। ये 4 टाइप का फॉर्मेट है। हॉट वर्क जो है, हॉट वर्क का कलर कोडिंग क्या होता है, रेड कलर कोडिंग होता है। कोल्ड वर्क का कलर कोडिंग होता है, ब्लू कलर होता है। और कन्फाइंड स्पेस का ग्रीन कलर है और आपका इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकिंग का कलर कोडिंग है, येलो कलर कोडिंग है। ये है परमिट का कलर कोड है। आपको डिटेल्स में जैसा कि मैं आपको जीआई के बारे में बताता हूँ, सीएसएम आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जीआई जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बहुत सारा जीआई भी आपको नेट से मिल जाएगा। मैं कुछ जीआई बताता हूँ। अगर जब आप एक सेफ्टी ऑफिसर कोई फील्ड में साइड में काम करते हो आपको भी बहुत सारा जीआई याद होना चाहिए। या जीआई 2.100 वर्क परमिट सिस्टम,
अगर जो इंटरव्यूअर पूछेंगे व्हाट इज द जीआई 2.100, आपको बोलना है कि वर्क परमिट सिस्टम, बोलेंगे एक्सप्लेन जीआई 2.100, तो आपको आरामको में कितना टाइप का परमिट है, उसका कलर कोडिंग ऑफ परमिट है और इश्यूअर एंड रिसीवर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, वो डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि जीआई 2.102 वर्क परमिशन 2.709 गैस टेस्टिंग प्रोसीजर 2.716 isolation sorry language permit procedures 6.012 isolation and LOTO procedure 7.025 crane and heavy equipment inspection and testing procedure 7.026 cranes and heavy equipment accident incident reporting procedure 7.029 rigging crane rigging hardware requirement 8.001 स्कैफोल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर द स्कैफोल्डिंग, ये आपको याद रखना होगा। ये जीआई, एक जीआई 25 से 30 पेज का होता है या 20, 25, 15 पेज का होता है। आपको हर जीआई से पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो गैस टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि हम अगर कन्फाइंड स्पेस में या हॉट वर्क में काम है, हॉट वर्क अगर जब लेते हैं तो हमको गैस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट, मेरे पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास में है एचटीएस मॉनिटर्स, ये एचटीएस मॉनिटर, ये अपने पास में हमेशा के ऊपर पार्ट में रहता है या लोअर पार्ट में पैंट के और पॉकेट के पास में रहता है। अगर जब इनकेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एचटीएस लीकेज होता है तो ये हमको सेंसर है, ये हमको अलर्ट करता है, हम इमीडिएटली इवैक्यूएट करते हैं। ये प्लांट में हर बंदे के पास में कंपलसरी होना चाहिए गैस प्लांट में। और मेरे पास में ये मल्टी गैस डिटेक्टर MH4 का काम क्या है, ये मल्टी गैस डिटेक्ट करेगा एलईएल और ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और एचटीएस। ये मल्टी गैस डिटेक्टर है। जो भी बंदा इस गैस को टेस्ट करेगा तो उसे ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। तो ऑथराइज पर्सन थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरा एक थर्ड पार्टी का दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड अरेबिया का ऑथराइज गैस टेस्टर ये है। ये मेरा सऊदी अरामको का आईडी कार्ड है। और ये रहा गैस टेस्टर, ये हुआ अपना एचटीएस मॉनिटर्स, ये मेरे पास में है। फिर एनीमोमीटर्स, ये एनीमोमीटर है। हम जब क्रेन एक्टिविटी करते हैं तो क्रेन में एनीमोमीटर लगा रहता है, वो क्रेन के डिस्प्ले में शो करता है, केबिन के डिस्प्ले में शो करता है कितना विंड स्पीड रहता है। ट्रेन का आसपास स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर जब ट्रेन एक्टिविटी चल रहा है, अगर 32 किलोमीटर पर आवर्स और 9 मीटर पर सेकंड से एबव विंड स्पीड है तो ट्रेन एक्टिविटी को हमको होल्ड करना है, तो उस दौरान हमको अलाउ नहीं करना है एक्टिविटी। ये एनीमोमीटर रहता है कि अगर जब स्कैफोल्डिंग का काम एक्टिविटी चल रहा है, अगर जब हाइट पे काम चल रहा है, तो अगर एलिवेटेड एरिया में है, अगर 65 किलोमीटर पर आवर्स है, अगर ये स्पीड ज्यादा है विंड स्पीड, तो हमको स्कैफोल्डिंग का काम अलाउ नहीं है एज पर स्टैंडर्ड। तो गैस टेस्ट और गैस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन है कि गैस टेस्ट के बारे में, जगह एचटीएस कितना होना चाहिए और सीओ कितना होना चाहिए, एलईएल कितना होना चाहिए, मैं वो डिटेल्स में बताता हूँ। जब हम साइट में काम करते हैं, एलईएल हमारा अगर 0% से अगर ज्यादा होता है तो हमको हॉट वर्क अलाउ नहीं है। तो एलईएल क्या होता है, कंबस्टेबल फ्यूल और गैस। अगर जब हमारा 1% से ज्यादा होता है तो हमको हॉट वर्क का अलाउ नहीं है। अगर 5% से 10% तक है तो हमको ब्रीदिंग ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मोर देन 10% है तो हमको एक्टिविटी अलाउ नहीं है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउ नहीं है। ये था एलईएल, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ कंबस्टेबल फ्यूम और गैस। तो सेकंड था कि एचटीएस, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हमारे पास में एचटीएस का लेवल 10 और एबव है तो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, और 10 से 100 तक है तो डिवीजन हेड की साइन चाहिए और ब्रीदिंग ऑपरेटर्स बन के हम काम कर सकते हैं। 10 से 100 तक पीपीएम में रहेगा तो मोर देन 100 पीपीएम हमको वर्क अलाउ नहीं है और कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउ नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जब 30 पीपीएम से 1000 पीपीएम तक है तो हमको ब्रीदिंग ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, और मोर देन 1000 पीपीएम हमको एक्टिविटी अलाउ नहीं करना है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउ नहीं करना। ऑक्सीजन अगर जब 20% से अगर जब ऑक्सीजन कम है तो हमको ब्रीदिंग ऑपरेटर्स बन के काम करना है। अगर जब 3.5% से अगर जो ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमको एक्टिविटी अलाउ नहीं करना। ये गैस टेस्ट का प्रोसीजर था। ये इंफॉर्मेशन जितना भी मैंने दिया हूँ ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर जब हम सऊदी अरामको में काम करते हैं तो हमारे पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए
कि हम कैसे मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे काम करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू के लिए आते हैं सऊदी अरामको में, इवन मैनेजर्स, इवन सुपरवाइजर, इवन सेफ्टी ऑफिसर, बहुत बंदे फेल हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा अलग स्टैंडर्ड के साथ में हमारी नॉलेज है, हम सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड पे हम इतना एक्वेंटेड नहीं रहते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सीएसएम को नहीं जानते हैं, तो हम जो भी उनको आंसर देते हैं उनको करेक्ट नहीं लगता है। तो इसलिए हम अगर वो इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की प्लान है इन फ्यूचर, तो अभी से सीएसएम को थोड़ा पढ़ाई कीजिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और कुछ हमसे सपोर्ट चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेल कर सकते हैं, आपका मेल आईडी शेयर कर सकते हैं, हो सके तो मैं आपके मेल आईडी में रिप्लाई दे सकता हूँ। मुझसे अगर जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कमेंट रहे या सजेस्ट रहे, आप अपना मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप क्लियरली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।